नमस्ते विद्यार्थियों, हम विश्व जनसंख्या संरचना से संबंधित अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जनसंख्या संरचना और आयु संरचना के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लिंग अनुपात। क्या पढ़ेंगे? लिंग अनुपात। टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? जनसंख्या संरचना। कितने का टॉपिक है? जो 4 का अध्याय है, जनसंख्या संरचना, जिसमें हमने जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ लिया और आयु संरचना के बारे में पढ़ लिया। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? लिंग अनुपात। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर थोड़ी सी शब्दों के ऊपर आपकी थोड़ी सी पकड़ है तो उस शब्द की डेफिनेशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम? जनसंख्या, जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना में क्या पढ़ रहे हैं हम? लिंग अनुपात, अर्थात लिंग का अनुपात, अर्थात लिंग का अनुपात, यानी लिंग के आधार पर अनुपात ज्ञात करें, यूं कह सकते हैं। लिंग के आधार पर अनुपात ज्ञात करना। लिंग कौन कौन से लिंग हो गए? स्त्री और पुरुष। किसका लिंग अनुपात? जनसंख्या का लिंग अनुपात। जनसंख्या में कौन कौन है? स्त्री सम्मिलित है और कौन है? पुरुष सम्मिलित है। तो लिंग अनुपात में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्त्री और पुरुषों के अनुपात का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में से कितनी तो स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा किस तरह से लिखेंगे अपन? किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से मापा जाता है। कहीं 1000 महिलाओं के पीछे पुरुषों की संख्या के आधार पर, तो कहीं 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या के आधार पर। हमारे यहां भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या के आधार पर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या के आधार। इस आधार पर ज्ञात किया जाता है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000।
यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, इस आधार पर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। वैसे संपूर्ण विश्व में लिंग अनुपात असमान रूप से वितरित है। संपूर्ण विश्व में लिंग अनुपात असमान रूप से वितरित है, अर्थात कहीं तो महिलाओं की संख्या अधिक है तो कहीं पुरुषों की संख्या अधिक है। वैसे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जन्म अधिक होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जन्म अधिक होता है, इसीलिए विश्व में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। अर्थात विश्व स्तर पर 1000 पुरुषों के पीछे 983 महिलाएं पाई जाती हैं। कितनी महिलाएं पाई जाती हैं? 983 महिलाएं पाई जाती हैं। फिर से सुन लें, प्राकृतिक रूप से महिलाओं की तुलना में पुरुषों का जन्म अधिक होता है, अर्थात 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से 6 पुरुष हैं और 4 कौन है? महिलाएं हैं। लेकिन जब परिस्थिति महिलाओं के प्रतिकूल हो तो महिलाओं की संख्या कम हो जाती है और अनुकूल हो तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। जैसे विकासशील राष्ट्रों की बात करें अपन, तो विकासशील राष्ट्रों में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं की गौण स्थिति रहती है, जिसके कारण महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। और विकसित जो राष्ट्र हैं वह आर्थिक रूप से सबल होती हैं महिलाएं, इसीलिए महिलाओं की संख्या वहां अधिक पाई जाती है। इसके अलावा लिंग अनुपात को असंतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रवास की भी रहती है। प्रवास में 2 स्थान होते हैं, एक स्थान वो जहां पहले रहते थे, दूसरा स्थान वो अब चले गए, तो जहां पहले रहते थे वहां लिंग अनुपात कम हो जाता है, अब चले गए वहां लिंग अनुपात बढ़ जाता है। महाद्वीपों के अनुसार देखते हैं, महाद्वीपों के अनुसार लिंग अनुपात देखते हैं अपन, यानी कौन कौन से महाद्वीप में कितना लिंग अनुपात पाया जाता है। थोड़ी देर के लिए नजर डालते हैं अपन, ध्यान दें भाई। 2015 के आंकड़ों के अनुसार, महाद्वीपों के अनुसार लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीप हैं वहां लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल है। महिलाओं के क्या है? अनुकूल है। और अफ्रीका और एशिया में प्रतिकूल है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पाया जाता है? यूरोप में, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? 55 एक्स्ट्रा। दक्षिण अमेरिका में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 33 एक्स्ट्रा है। उत्तरी अमेरिका में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 29 अधिक है। ओसेनिया में संतुलित है। अफ्रीका में 1 कम है। और एशिया जो महाद्वीप है, एशिया, इसमें सबसे कम पाई जाती है। लिंग अनुपात की दर सबसे कम किसमें पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। कितने? 964, जो एक चिंता का विषय है। किसका विषय है? चिंता का विषय है। इसके पीछे कई कारण हैं। एशिया में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल पाई जाती है, इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा।
इन कारणों से यहाँ महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा विकासशील देशों में महिलाओं की गौण स्थिति होती है, जिसके कारण महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में भी अंतर पाया जाता है। ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में भी अंतर पाया जाता है कई देशों में। थोड़ी देर के लिए अपन बात करते हैं पश्चिमी यूरोप की, बात करते हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की, या फिर यूं कहें अपन उत्तरी अमेरिका की। कहता वहां पश्चिमी यूरोप और किसकी बात कर लेते हैं हम, अमेरिका की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। यानी गांव और नगर, गांव और नगर, यानी देखते हैं हम गांव में पुरुष अधिक हैं और नगरों में महिलाएं अधिक। कहां पे, पश्चिमी यूरोपीय देशों में और यूएसए में। गांव में पुरुषों की संख्या अधिक है और नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक है। कैसे है, कहता पुरुष है ना वो कृषि कार्यों में संलग्न है। किसमें संलग्न है, कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि कौन सी होती है, यांत्रिक, अर्थात भारी भरकम मशीनों को चलाने के लिए महिलाओं के बजाय पुरुषों का योगदान रहता है। महिलाओं के बजाय किनका योगदान रहता है, पुरुषों का योगदान रहता है। इसलिए गांव में पुरुष रहते हैं और महिलाएं हैं वो नगरीय क्षेत्र में क्या कर जाती हैं, प्रवास कर जाती हैं। महिलाएं क्या कर जाती हैं, प्रवास कर जाती हैं। क्यों प्रवास कर जाती हैं, रोजगार के लिए। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात कर लेते हैं, भारत की। हमारे यहां इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है। हमारे गांव में कौन रहेगा, महिलाएं, यानी कृषि कार्य में कौन संलग्न है, महिलाएं हैं। और नगर में कौन चला जाएगा, नगर में पुरुष। क्यों चला जाएगा, रोजगार के लिए। क्यों चला जाएगा, रोजगार के लिए। तो भारत में तो लिंग अनुपात गांव में महिलाओं की संख्या अधिक है और नगर में पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि पश्चिमी यूरोपियन देशों में गांवों में पुरुषों की संख्या अधिक है और नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक है। अर्थात ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर भी लिंग अनुपात में अंतर पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन लिंग अनुपात का विश्व वितरण। क्या पढ़ेंगे, लिंग अनुपात का विश्व वितरण। ध्यान दें, एक मान माना है कि 1050 से अधिक महिलाओं की अगर संख्या है किसी देश या प्रदेश में, तो उसको अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में सम्मिलित किया गया है। इसमें सम्मिलित किया गया है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में। कौन कौन से देशों को सम्मिलित किया गया है, उन देशों को सम्मिलित किया गया है जहां 1050 से अधिक महिलाओं की संख्या पाई जाती हो। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 1000
महिलाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से देश हैं ये? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? स्त्री अधिकता वाले देश। इसके अंतर्गत उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जहां 1000 से 1050 के बीच लिंग अनुपात पाया जाता हो। कितना लिंग अनुपात पाया जाता हो? 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1000 से लेकर के 1050 के बीच पाई जाती है। वो राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये दोनों स्थितियां वहां पाई जाती हैं जहां जेंडर संवेदनशीलता नहीं पाई जाती, अर्थात स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं पाया जाता। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश। इसमें उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जहां 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 950 से लेकर 1000 के बीच पाई जाती है। और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले क्षेत्रों में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जहां 950 से कम महिलाओं की संख्या पाई जाती हो। इसमें भारत आता है। इसमें कौन सा राष्ट्र आ जाता है? हमारा राष्ट्र यानी भारत आता है इसमें, जो चिंता का विषय है। किसका विषय है? चिंता का विषय है। अपने यहां महिलाओं की संख्या कम है और ये किस कारणों से कम हो रही है? कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत में महिलाओं की संख्या कम हो रही है? वो बढ़ेगा। ध्यान दें थोड़ा सा, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न बनता है। लिंग अनुपात का अर्थ स्पष्ट करते हुए घटते लिंग अनुपात की लिंग अनुपात का अर्थ स्पष्ट करते हुए घटते लिंग अनुपात के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। क्या भारत में दिन प्रतिदिन लिंग अनुपात कम हो रहा है? इसके कारण लिखें। पहला कारक है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व देना। हमारे यहां भारत में लिंग अनुपात कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हमारे यहां बालिकाओं की तुलना में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं जिनमें पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए बच्चे के जन्म से पूर्व ही लिंग परीक्षण करवा लिया जाता है। और प्राप्त होने वाली संतान यदि लड़की है तो उसको ड्रॉप करवाया जाता है। इससे कारण भारत में महिलाओं की संख्या कम है। पहला कारक हमने पढ़ा। दूसरा कारक पढ़ेंगे अपन बाल विवाह और प्रसव काल में मृत्यु। दूसरा कारक कौन सा आ गया? हमारे यहां भारत में बाल विवाह
और प्रसव काल में मृत्यु। हमारे यहां कुछ एक क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रचलन है, जिसके कारण बाल्य अवस्था में शादी कर दी जाती है। कम उम्र में लड़की है वो मातृत्व भार को नहीं संभाल पाती है और प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा कारक है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा कारक कौन सा है? स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। यानी महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित हैं, अर्थात रोजगार नहीं करते हैं। स्वतंत्र होने के कारण छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनका जिक्र नहीं करती हैं वो, और कालांतर में वो बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है और अकारण बालिका की मौत हो जाती है। इसके अलावा बालिकाओं की अशिक्षा के कारण कौन सा हो गया? बालिका अशिक्षा के कारण बालिकाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों को नहीं झेल पाती हैं, जिसके कारण वो स्वयं पर होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अत्याचारों को नहीं झेल पाती हैं और बीमार पड़ जाती हैं और एक कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा पांचवा महत्वपूर्ण कारक है बढ़ता नगरीकरण। इसमें प्रमुख भूमिका प्रवास की होती है। बढ़ते नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। ये था आज का टॉपिक, जिसका नाम था लिंगानुपात। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।